नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर डिबेट आजकल बहुत आम बात हो चली है। और वो टॉपिक है, क्या भारत में आपातकाल लगाना संवैधानिक है? क्या भारतीय संविधान हमारी सरकार को ये अथॉरिटी देती है कि वो देश में इमरजेंसी लगा सकती है? और और साथ ही साथ क्या 25 जून, जिसे कि संविधान हत्या दिवस के रूप में अभी अभी सरकार ने अनाउंस किया है, क्या यह सही फैसला है या गलत? इस बारे में आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको ये जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और किस तरीके से जो 1975 या उससे पहले या उससे बाद में अगर कभी इमरजेंसी लगी तो वो किस बेसिस पर लगाई गई और उसकी संवैधानिक वैधता क्या थी। इस वीडियो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये जान सकें कि प्रोविजंस क्या हैं इमरजेंसी को लेकर के हमारे संविधान में, कितनी तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं, कितनी बार भारत में इमरजेंसी लगाई गई है, और जो अभी अभी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनोनीत किया है, ये सही फैसला है या गलत फैसला है, इस बारे में हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल का क्या प्रावधान है। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में ये जाना था, जिसमें हमने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस का जो इंस्पिरेशन है वो हमें 1935 के जो भारतीय एक्ट है, भारत सरकार का अधिनियम है जो 1935 का, उससे और साथ ही साथ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और वहीं से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को शामिल किया है। तो भारतीय संविधान का भाग 18 352 से लेकर के 360 आर्टिकल्स तक इमरजेंसी के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है, उसको स्टेट किया गया है, और जो कि एक भारत में इमरजेंसी लगाने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को। इमरजेंसी प्रोविजंस, द पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो है कि अगर किसी भी तरह की देश में इमरजेंसी आ जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हमारे देश को किसी बाहरी शक्तियों से खतरा हो, या इकोनॉमिकल हो, किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर हमारे देश में राइज होती है तो उससे निपटने के लिए जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अधिकार दिए हैं कि वो इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए देश की इन इमरजेंसियों से बाहर निकालने की कोशिश कर सकती है। 3 तरह की इमरजेंसीज़ को डिफाइन किया गया है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज़ हैं जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 हमारे संविधान का डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द डे यानी जो हमारे उस दिन का के जो प्रेसिडेंट होंगे भारत के, वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं जब भारत की नेशनल सिक्योरिटी को आंतरिक या बाहरी शक्तियों से किसी भी तरह का कोई खतरा हो, तो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल, जैसे युद्ध, किसी बाहरी देश ने हमारे देश में हमला कर दिया हो। इंटरनल, जैसे कि आर्म्ड रिवोल्ट, हमारे आपने कई देशों में देखा होगा तख्ता पलट की कोशिशें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन जब अगर कभी अराइज होगी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 352 के तहत यह शक्तियां हैं कि वो इस विद्रोह को या इस तरह की बाहरी या अंदरूनी शक्तियों को से निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश में राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट बर्खास्त कर देती है। आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी से डील करता है, वो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आर्टिकल 356 इम्पोज करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। आज तक इस 356 एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, आर्टिकल 356, और इसके बारे में हम चर्चा कभी और एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस आर्टिकल को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या वो इस्तेमाल सही था या गलत, इसके बारे में चर्चा हम और किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बस इतना जानते हैं कि आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से डील करती है, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है, प्रेसिडेंट रूल लगाने की इन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फुलफिल हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट कम्स इज फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। थैंक गॉड आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से किसी भी तरह का कोई भी
इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। हालांकि आर्टिकल 360 में ये प्रोविजंस हैं कि अगर देश में फाइनेंशियल वीकनेस, इकोनॉमिक वीकनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360 ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ लेट अस लुक एट कि हमारे देश में आपातकाल कब कब लगाया गया और कौन सा लगाया गया। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइनेंशियल आपातकाल तो नहीं लगाया गया, लेकिन स्टेट आपातकाल कई बार लगाया गया। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों को बर्खास्त किया गया आर्टिकल 356 की मदद से, और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर इम्पोज किया गया और वहाँ की जो स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर इमरजेंसी कब लगी। स्टेट लेवल पर तो कई बार लगी जहाँ पे सरकारों को बर्खास्त किया गया, लेकिन नेशनल लेवल पर आज तक सिर्फ 3 बार ही इमरजेंसी लगाई गई। 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था 1962 में चाइना वॉर के टाइम। और जो रीज़न था, बट ऑब्वियस आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सटर्नल थ्रेट था वो रीज़न था जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई थी। सिमिलरली 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाक वॉर, उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी को इन्फोर्स किया गया था उस समय के प्रेसिडेंट वी गिरी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। 1971 में इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था उस टाइम सेकेंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी ड्यू टू एक्सटर्नल थ्रेट। फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंटरनल थ्रेट को लेकर के, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद ऑन एडवाइस ऑफ पीएम इंदिरा गांधी 1975 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रीज़न बना करके ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 3 तरह के 3 समय भारत में इमरजेंसी लगाई गई है, 1962, 1971 एंड 1975। 2 बार एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से और 1 बार 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 से 77, जो 21 महीने की इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी, वो इमरजेंसी का कि क्यों लगाया गया, उसका जो बेसिक रीज़न था वो था कि पुअर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, फॉलोड बाय द ड्रॉट, जो सूखा पड़ा था, और जो ऑयल क्राइसिस 1973 में उत्पन्न हुए थे, उसको ध्यान में रखा गया था। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट जो कि अपोजिशंस कर रही थी, बहुत ही डिस्ट्रेस था लोगों के अंदर और डिसऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट अंडर कंट्रोल। इस वजह से सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो कि चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने प्रपोज किया था इंटरनल इमरजेंसी टू प्राइम मिनिस्टर कि आप इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सूखा पड़ना, ऑयल क्राइसिस, पब्लिक प्रोटेस्ट, डिसऑर्डर इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर जी ने कहा था, चिट्ठी लिखी थी कि आप इन आंतरिक आपातकाल लगाएं ताकि हम इन सब सिचुएशन से निपट सकें। प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी उसके बाद एडवाइस किया था उन्होंने मिस्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कि आप इमरजेंसी को लगाइए ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री बेस्ड ऑन द आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जून 1975। सो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया था कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर भारत में आपातकाल लगाएं, और 25 जून को आपातकाल लगाया गया था भारत में। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस समझते हैं, देखते हैं, जिससे कि आपको यह पता चले कि क्या असल वजह रही। एक वजह जो कि बताई गई, क्या वजह बताई गई कि देश में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब थी। वजह बताई गई कि पॉलिटिकल क्राइसिस था। वजह बताई गई कि सूखा पड़ा था और साथ ही साथ ऑयल क्राइसिस था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। लेकिन पहले हम ये किसी भी चीज़ के को सच जानने के लिए या उसके पीछे की असल घटना को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख टाइमलाइंस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जनवरी 1966 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और क्यों हुआ था? क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी के ने एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर निकाला था, जिसके बाद
जो कांग्रेस थी उसमें स्प्लिट हो गया था। 1973 से 1975 में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे और अपोजिशन लीडर्स जो थे वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। 1971 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल अपोनेंट राज नारायण जी ने एक कंप्लेंट लॉन्च करी थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, यानी 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी 1971 में, जिसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को दिया। टाइम लाइन्स पे ध्यान दीजिएगा, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि गांधी गिल्टी हैं ओवर द डिस्क्रिपेंसीज इन द इलेक्टोरल कैंपेन, यानी जो 1971 में उनके ऊपर उनके पॉलिटिकल अपोनेंट राज नारायण जी ने जो आरोप लगाया था उसमें इंदिरा गांधी जी को गिल्टी बताया था हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग पास करी थी कि इंदिरा गांधी जी एमपी के प्रिविलेज के लिए अब नहीं ले सकती अब एमपी का प्रिविलेज, यानी सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट एमपी प्रिविलेजेस विल नॉट बी अप्लाइड टू मिसेस गांधी। She is barred from voting but allowed to continue as a prime minister, यानी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट में वोटिंग करने से उनको बाहर रोक दिया गया था, जबकि उन्हें अलाउ किया गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में तब फंक्शन कर सकती है। टाइम लाइन पे एक बार फिर से गौर कीजिए, टाइम लाइन थी 24 जून 1975 एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्यू आवर्स 25 June 1975, declaration of emergency by President Farquddin Ali Ahmed on the advice of Mrs. Indira Gandhi, यानी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एडवाइस पर उस समय के प्रेसिडेंट ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित कर दी थी। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी खुद ऑल इंडिया रेडियो पे आई थी और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था और नेशनल इमरजेंसी के बारे में लोगों को अवगत कराया था। तो टाइम लाइन्स पे अगर एक बार फिर से गौर करें तो 1971 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एक इलेक्टोरल फ्रॉड का एक केस रजिस्टर होता है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता है। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर होने से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी मैडम की सारी एमपी के प्रिविलेजेस को विथहोल्ड कर लेती है और उन्हें बार कर देती है वोटिंग से, हाउएवर प्राइम मिनिस्टर बने रहने देती है। और फिर उसके अगले ही दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फरकुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ इंदिरा गांधी। तो टाइम लाइन्स के हिसाब से तो कुछ और नज़र आता है, जबकि जो एक्चुअल रीज़न जो दिया गया था इमरजेंसी का वो कुछ और था। अब देखते हैं कि टाइम लाइन्स तो कुछ और बता रही हैं, बट इमरजेंसी पीरियड में हुआ क्या। इमरजेंसी पीरियड में जिस वक्त देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी थी, जो पार्लियामेंट थी वो विथहेल्ड कर दी गई थी, इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया था और प्रेसिडेंट रूल लग गया था और इंदिरा गांधी वाज एक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस समय पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देश के संविधान में किए गए, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए भारतीय संविधान के अंदर। एक बार मैं फिर से कहूँगा, बदलाव किए गए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई जो कि पहले प्रेजेंट नहीं थी, या जो चीज़ें थी उन्हें हटा दिया गया। ओके, एंड वो कब किया गया? जब इमरजेंसी स्टेट में देश था। इट वॉज इनैक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाई मिसेस इंदिरा गांधी। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो कि अमेंडमेंट 42nd में किए गए, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और कई बार इसे द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 के नाम से भी जाना जाता है अंडर द वेरियस हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस बुक्स। सो अमेंडमेंट 42 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या है ये अमेंडमेंट 42? क्या हुआ था ऐसा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो संविधान अडॉप्ट किया, जो संविधान देश के ऊपर लागू किया गया, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया कि समय समय पर
सरकार और पार्लियामेंट उसके अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर सकती है, नेसेसरी सुधार कर सकती है, उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए 42वां संशोधन अधिनियम लाया गया। क्या किया गया इसमें, किन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया? पहला, अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस। देयर वाज अ कोर्ट ऑर्डर, जिसके बाद इमरजेंसी लाई गई, और उसके बाद एक अधिनियम लाया गया 42nd अमेंडमेंट, जिसमें यह कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स को कम किया जाए। लेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अभी तक तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे 1975 से पहले, लेकिन सरकार ने इमरजेंसी लगाने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करना शुरू कर दिया, और कुछ नए टर्म्स को संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 ऐसे वर्ड्स जो कि पहले हमारे संविधान में नहीं थे, उन्हें जोड़ा गया, उसके प्रियम्बल में लाया गया। तो 42nd अमेंडमेंट जो था वो बेसिकली बहुत सारे सुधार उसमें अमेंडमेंट्स उसमें किए गए। उनमें से कुछ जो मेजर अमेंडमेंट्स जो कि अटेम्प्ट किए गए वो थे टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, एंड कुछ टर्म्स प्रियम्बल में ऐड किए गए जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इस तरह के कुछ टर्म्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में। क्या थे 42nd अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस? एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू कटल इट डाउन टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। प्रियम्बल में, जैसा हमने आपको पहले बताया, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट। कुछ वर्ड्स को बदला गया, जैसे सोवरनियर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सोवरनियर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में भारत को सामने प्रस्तुत किया गया। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से को सब्स्टिट्यूट किया गया। इस तरीके से प्रियम्बल में कुछ चेंजेस किए गए। 7th शेड्यूल में कुछ 5 ऐसे विभाग या 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 ऐसी चीज़ें, सब्जेक्ट्स है जिन्हें कि सेंट्रल लिस्ट से निकाल करके स्टेट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया 7th शेड्यूल के अंतर्गत। आर्टिकल 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 51A। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि एक भारत के सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, वो ऐड की गई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन 1976। अंडरस्टैंड, 1976 में एक कमेटी बनती है, वो 10 रिकमेंडेशन देती है, और वो 10 के 10 रिकमेंडेशन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 51A एट द टाइम व्हेन द इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। आर्टिकल 323A, Article 323B, Part 14A added entitled as Tribunals dealing with administrative matters and Tribunals of other matter, यानी न्यायाधिकरण के मामले को इन आर्टिकल्स के साथ जोड़ा गया। प्रशासनिक मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य मामलों का न्यायाधिकरण के रूप में जोड़ा गया अंडर दी अबव आर्टिकल्स। पार्लियामेंट के लिए भी कुछ बदलाव सजेस्ट किए गए, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए, और जो कि लागू किए गए अंडर 42 अमेंडमेंट एक्ट। मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फ्री हैंड था कि वो चाहे तो कैबिनेट के एडवाइस को माने, और अगर ना चाहे तो दे कैन रिजेक्ट द एडवाइस। लेकिन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट इट वाज क्लियरली रिफ्लेक्टेड, बाउंडेड, कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट के एडवाइस को मानना होगा। अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस इन स्टेट टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अंडर आर्टिकल 257A। 257A के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसके बावजूद भी अंडर आर्टिकल 257A सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को डिप्लॉय कर सके अलग अलग स्टेट्स में। ऑल्सो gave special discretionary power to the Speaker of Lok Sabha and the Prime Minister under Article 329A। प्राइम मिनिस्टर को और लोकसभा को कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड किए गए अंडर आर्टिकल 329A। Directive principles were given precedence over the fundamental rights, and any law made to these effect by the Parliament was kept beyond the scope of judicial review by the court। Understand, इंडिया की डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पे डील करती है, जिसमें लेजिस्लेचर एक पिलर है, पार्लियामेंट एक पिलर है, और साथ ही साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी एक पिलर है, जिसको बैलेंस करता है पार्लियामेंट के पावर्स को। और यहाँ पर
एक ऐसा एक्ट लाया गया जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का एक डेरिवेटिव प्रिंसिपल लाया गया और पार्लियामेंट को बनाए गए लॉज को कि कुछ लॉज को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट का अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं कि कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाता है उस लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल सिस्टम के पास एक अधिकार होता है, एक पावर होती है कि वो उसे जुडिशियली रिव्यू कर सके और उसकी संवैधानिक वैधता को जांच सके। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में एक ऐसा रूल लाया गया कि अगर पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट से परे है, यानी कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने एक बार जो चीज़ डिसाइड कर दी वो फाइनल है। इस तरह का भी अमेंडमेंट किया गया। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स को कर्टेल कर दिया गया, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो पावर्स थे उसे कम कर दिया गया और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर था वो था जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट, उसे कर्टेल कर दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट आर्टिकल 39 के तहत टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये एक नया अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। Article 43A to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, and Article 48A to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife under Article 48A। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अमेंडमेंट्स किए गए फॉर स्टेट्स। पोस्ट इमरजेंसी, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, 1962, 1971 एंड 1975। रीज़न कि 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्यों एडवाइस किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी लगाने के लिए, और उससे पहले इमरजेंसी से पहले की टाइमलाइंस क्या बताती हैं, इंदिरा गांधी मैडम जो रीज़न बता रही हैं और जो टाइमलाइंस हैं वो क्या बताती हैं, ये अभी तक हमने देखा। और फिर हमने देखा कि जब इमरजेंसी चल रही थी तो देश में एक बदलाव लाने की कोशिश की गई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि पोस्ट इमरजेंसी के कुछ टाइमलाइंस जो कि आपको बताएंगे कि क्या इमरजेंसी सही थी, क्या वो टाइमलाइंस जिनकी हमने चर्चा की वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या 42nd अमेंडमेंट रियली रिक्वायर्ड था। इस बारे से हमें पता चलेगा कि क्या इमरजेंसी जो लगाई गई वो सही तरीके से लगाई गई या नहीं। तो पोस्ट इमरजेंसी टाइमलाइंस ऑफ की इवेंट। 21 मार्च 1977 इमरजेंसी वॉज विथड्रॉन। 21 मार्च को 77 को इमरजेंसी को विड्रॉ किया गया था, लगभग 21 महीने बाद। बट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उससे पहले जनरल इलेक्शन कराए गए थे और वो जनरल इलेक्शन इमरजेंसी के पीरियड के अंदर ही हुए थे, विच वाज 16 to 20 मार्च 1977। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई थी और 1977 में जब इमरजेंसी लिफ्ट की गई थी तो अपोजिशन एक साथ मिलकर के लड़ा था कांग्रेस आई के खिलाफ, एंड दे वोन द इलेक्शन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जनता पार्टी, एंड मिस्टर देसाई वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी इमरजेंसी के बाद देश की जो जनता थी उन्होंने सरकार बदलने का फैसला लिया था। और जब सरकार बदली गई तो क्या हुआ? सरकार बदलते ही जो नई सरकार आई उसने 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया, जो कि किया गया 42nd अमेंडमेंट्स के कुछ प्रोविजंस को नलीफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल एल्ट डिलीट करने के लिए, या उसमें कुछ बदलाव या कुछ सुधार करने के लिए। नलीफाइंग 42nd अमेंडमेंट थ्रू 44th अमेंडमेंट। इट वॉज रिजर्व्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने सरकार को एक पावर दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके अपने विश के हिसाब से। हाउएवर 44th अमेंडमेंट जो आया उसने 42nd अमेंडमेंट के इस अमेंडमेंट को, इस प्रोविज़न को रिवर्स कर दिया बाई इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 368, उसमें बदलाव करके कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से किसी भी तरह के बदलाव को नहीं कर सकती, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया जिसे हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, कैन गवर्नमेंट चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन।
इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 368 में लाया गया और 42nd अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया। द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को भी बदला गया और उसे कहा गया कि अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ही लगाई जा सकती। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट या और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ आर्म्ड रिवोल्ट हो सकता है। अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा तख्तापलट के लिए जो डिफरेंट देश हैं उनमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं, अगर इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया जाए तभी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अदरवाइज ओनली एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। यानी जो बेसिस इंदिरा गांधी जी ने लिया था उसी बेस को ख़त्म कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग 44th अमेंडमेंट। 226 was amended to restore to the High Court their powers to issue writs or any other purpose besides enforcement of fundamental rights। यानी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के अलावा भी उन्हें जुडिशियल रिव्यू के पावर्स दिए गए कि वो इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकें अंडर आर्टिकल 226 जो कि पहले 42nd अमेंडमेंट में उनसे छीन लिए गए थे। 44th Amendment Act modified the constitutional emergency provision and prevented them from being misused in future. It restored Supreme Court and High Court jurisdiction and powers which they enjoyed before 42nd Amendment। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर्स थे पहले 42nd अमेंडमेंट के पहले, उसे दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे उसका मिसयूज़ को रोकने के लिए 44 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। So let's recap so far what we have learned. In 1975, Indira Gandhi advised President to impose emergency on the ground of internal disturbance. Imposing emergency was well within the constitutional framework. इंदिरा गांधी जी ने जो एडवाइस दी थी वो हमारे देश के उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही एडवाइस दी गई थी। ड्यूरिंग इमरजेंसी कुछ अटेम्प्ट्स किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट्स करने के, जिससे कि कोर्ट्स के पावर को कम किया जा सके, कैबिनेट के पावर को, लोकसभा स्पीकर के पावर को और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को इंक्रीज़ किया जा सके और कोर्ट्स के पावर से बियॉन्ड लाया जा सके। इस तरह की कोशिश की गई ड्यूरिंग 1975 टू 1977 विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अभी तक हमने देखा कि 1975 का इमरजेंसी लीगल है, नो डाउट इट इज़ लीगल बिकॉज हमारा संविधान ये अलाउ करता है, लेकिन इसके थ्योरेटिकली तो लीगल है बट प्रैक्टिकली जो इंटेंट होना चाहिए था सरकार का, जिस वजह से ये लगाया गया, अगर हम उसके टाइमलाइंस पर ध्यान दें तो हमें कुछ और ही समझ में आता है। और हमें समझ में आता है कि जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस जजमेंट के तुरंत बाद की गई थी ताकि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जा सके। curtailing the power of Supreme Court and High Court, और ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कंट्रोल करना ही सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंशा दिखाई देती थी जो कि अमेंडमेंट 42nd में जाहिर होती है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड एंड जेल्ड। जितने भी टॉप लीडर्स थे उस समय के वो सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद अटेम्प्ट किया गया बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का जो कि पहले प्रस्तुत नहीं थे। और ऐसे अटेम्प्ट्स को ही देख करके ऐसा लगता है कि जो मेन रीज़न था शायद वो कुछ और था, शायद इंटेंट ही की इशू देश में नेशनल इमरजेंसी को लाने का। सिटीजन्स ने हार्डशिप फेस की। उस पीरियड में 21 महीने भारत के लिए बहुत ही मुश्किल से बीते और जब ये 21 महीने पूरे हुए तब जो नई सरकार आई उस नई सरकार में कांग्रेस की विदाई हो गई। कांग्रेस के बाद पहली बार देश में आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई लेड बाय द जनता पार्टी एंड मिस्टर देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्होंने आते ही 44th अमेंडमेंट लेकर के आए 1978 में, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उन्हें प्रोविजंस थे अंडर अमेंडमेंट 42nd, उन प्रोविजंस को नलीफाई किया और कोशिश की कि नॉर्मलसी में देश को वापस लाया जा सके। तो अब जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड वेदर द इमरजेंसी इन इंडिया which was imposed on 25th June 1975 संविधान के ऊपर अटैक था, संविधान की हत्या था या नहीं। इंटेंट है जो हमें कहते हैं ना कि जो लिखा है
उससे बियॉन्ड जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो इंस्टेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला आप कीजिए कि क्या संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 का फैसला सही है या गलत। परंतु एक चीज़ तो तय है कि जो 1975 में इमरजेंसी लाई गई थी वो संवैधानिक रूप से वैध थी। उसके अंदर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई, देश के अंदर बहुत से बदलाव लाने की कोशिश की गई, और जो बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की कोशिश की गई वो भारत के संविधान के जो 4 पिलर्स हैं उनके अंदर अनबैलेंस सिचुएशन को क्रिएट कर रही थी और लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड कर रही थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल्स को पावर कम प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो डिसीजन सरकार ने लिया था 25 जून 1975 में, उस डिसीजन के पीछे की असली वजह कुछ और थी और कहने की वजह कुछ और। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं और साथ ही साथ आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजन से डील करता है, उसके बारे में जानकारी लेकर के हम बहुत ही जल्द लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स को बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यूज़ लेकर के बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे ऑन इमरजेंसी 1975 टू 1977 एंड द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ को लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अस इफ़ यू थिंक वी हैव डन अ न्यूट्रल जॉब of providing the information back to the audience and also to the students, which are very very crucial for their examination point of view. Please like, share and subscribe us and keep watching, keep waiting for us, keep encouraging us so that we can provide you the next video soon. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगली सीरीज़ में हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं आर्टिकल 356 के ऊपर एजुकेशनल वीडियो। ये वीडियो आपको इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आर्टिकल 356, किस ग्राउंड के ऊपर आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जा सकता है, क्या प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग आर्टिकल 356, कितने ड्यूरेशन के लिए आर्टिकल 356 को इम्पोज करते हैं और उसका जो प्रोसेस है अप्रूवल का वो क्या है, किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया जा सकता है, मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 जो कि हमारे देश में हुए वो कैसे हुए, क्या क्रिटिसिज्म है प्रेसिडेंट रूल का, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, और सम कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड विद the normal understanding of article 356. So let us start with what is article 356. In case of constitutional machinery failure in the state, अगर संवैधानिक जो तरीका है स्टेट गवर्नमेंट चलाने का, अगर उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी स्टेट में, तो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 फोकस में आता है। प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है उस स्टेट पे विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड। जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं और कंप्लीट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिपोर्ट करती है और वो यूनियन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट पे लगाया जा सकता है। इसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्पिरेशन ऑफ आर्टिकल 356 हमारे संविधान को आया कहाँ से, ये इतना बड़ा पावर हमारे यूनियन को देने का ख्याल कहाँ से आया। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आज़ादी से पहले पास हुआ था और इसका सेक्शन 93 बना इंस्पिरेशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 को शामिल किया गया। और साथ ही साथ ये एक ऐसा पावर है, एक ऐसा यूनिक पावर है जो कि सिर्फ दो ही देशों में यूनियन गवर्नमेंट के पास है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इसके अलावा किसी भी मेजर डेमोक्रेसी में स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के राइट्स यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। सो बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपने काम को कर रही है, और अगर वो नहीं कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 356 इम्पोज करते हुए आर्टिकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले सकती है। उसके लिए बिलो दो सर्कमस्टांसेस में ही आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्विंस्ड हो कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से नहीं निभा पा रही है एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ये डिसाइड करें कि आर्टिकल 356 लगा करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। किसी भी तरह के रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नर का या कैबिनेट का रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर चाहें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी खुद की रिपोर्ट के बेस पर भी ये काम कर सकते हैं। Second, when President of India observes that the state government is not working as per the directions of union government on the matter which are related with the union as per the constitution, as हमारे constitution में
राज्य सरकारें और देश की सरकार यानी कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की सरकार के बीच में जुरिडिक्शंस को डिवाइड किया गया है कि कौन सी सरकार कौन से सब्जेक्ट्स को देखेगी, और अगर यूनियन के सब्जेक्ट्स पे ये पाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट विलफुली या नहीं काम कर रही है यूनियन सब्जेक्ट्स पे एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आर्टिकल 352 के बारे में जाना था, नेशनल इमरजेंसी के बारे में जाना था, जो कि पूरे देश पे लगाई जाती है। सिमिलरली आर्टिकल 365, अगर कोई भी वायलेशन होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। क्या है ये आर्टिकल 365? आर्टिकल 365 जो है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट के जो जुरिडिक्शन है, अगर उस जुरिडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करती और उनके इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलती तो 365 का वायलेशन माना जाता है और 356 को प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। वंस आर्टिकल 356 इज प्रोक्लेम्ड, कैबिनेट इज डिसॉल्व्ड, स्टेट लेजिस्लेचर आइदर सस्पेंड कर दिए जाते हैं या डिसॉल्व कर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के पास आ जाता है वाया द गवर्नर, और गवर्नर उस स्टेट के हेड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है और उसे हर बार 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ टोटल टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो ये तो थे प्रोविजंस। अब हम ये जानते हैं कि अप्रूवल मैट्रिक्स क्या है। जैसा कि हमने बताया कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगाया जाता है तो कैबिनेट के रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे लगाया जाता है, तो फिर इसका अप्रूवल मैट्रिक्स, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मैट्रिक्स क्या है। जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव होना मैंडेटरी है बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 356 में जो इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है उसे 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 2 महीने के अंदर अंदर दोनों ही हाउसेस से पास कराना मैंडेटरी होता है। एक बार जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है और जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है बाई एवरी 6 मंथ्स एंड फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। जब कभी भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त लोकसभा एक्टिव हो, तो इसलिए जब कभी भी अगर इस तरह की इमरजेंसी लगाई गई और मान लीजिए उस वक्त लोकसभा एक्टिव ना हो, लोकसभा उस वक्त स्थगित हो, तो उस टाइम पर जैसे ही लोकसभा का दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, विद इन 30 डेज ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में ऑथराइज करना ज़रूरी है, तभी ये प्रेसिडेंट रूल एक्टिव रह सकता है। अप्रूवल मैट्रिक्स में सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। हालांकि हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू पास अ बिल इन आर प्रीवियस वीडियो कैन सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है तो आई विल रिकमेंड आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। तो एक सिंपल मेजॉरिटी से जो भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिवोक प्रेसिडेंट रूल एनी टाइम, उनको किसी भी तरह का अप्रूवल या कंसेंट की पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, वो एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा दोबारा से रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। अमेंडमेंट 44 जो कि 1978 में लाया गया, वो इसलिए लाया गया ताकि जो मिसयूज़ हो रहे थे आर्टिकल 356 का उसको रोका जा सके, और अमेंडमेंट 44 1978 का लिमिट करता है पार्लियामेंट के पावर्स को टू एक्सटेंड स्टेट इमरजेंसी बियॉन्ड 1 ईयर। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कितने साल तक लगाया जा सकता है, 3 साल के लिए, लेकिन जो अमेंडमेंट 44 सरकार लेकर के आई थी 1978 में, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 77, उन्होंने लेकर के आई पार्लियामेंट के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिमिट करने के लिए कि वो स्टेट इमरजेंसी को 1 साल के बियॉन्ड ना ले जाएं। ले जा सकते हैं, लेकिन वो तभी ले जा सकते हैं जब बिलों में से कोई एक कंडीशन मीट हो रही हो, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी इफेक्टिव हो, यानी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो स्टेट इमरजेंसी ऑटोमेटिकली लग जाती है। या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सर्टिफाई करे कि इस वक्त जिस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है उस स्टेट में इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते ड्यू टू एनी रीजंस, और वो रीज़न मेंशन करके वो सर्टिफाई करे कि ये इलेक्शंस नहीं हो सकते, तभी जो पार्लियामेंट है वो बियॉन्ड 1 ईयर स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकती है। ये डीलिमिटेशन का जो क्लॉज है पार्लियामेंट के पावर्स का, ये अमेंडमेंट 44 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट लेकर के आई थी ताकि आर्टिकल 356 के मिसयूज को कंट्रोल किया जा सके। रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बहुत ही आसान है। प्रेसिडेंट एक गैजेट इशू करके रिवोक कर सकते हैं, उन्हें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। कई बार ये ऑटोमेटिकली भी रिवोक हो जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में कोई सरकार गिर गई हो और फिर जो दूसरी कोई अपोजिशन पार्टी है वो बहुमत के नंबरों के साथ जाकर के स्टे क्लेम करे गवर्नर के पास, और गवर्नर उनके क्लेम को एक्सेप्ट कर लें और उन्हें सरकार बनाने का मौका प्रदान करें, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल हट जाता है। एन अनाउंसमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 356(1) एक्सपायर्स, अपने आप भी एक्सपायर हो सकता है अगर 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास नहीं किया है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल, या फिर दोनों में से किसी भी एक हाउस ने या दोनों ही हाउसेस ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। पास ना हो पाना या रिजेक्ट होना, दोनों ही वजहों से भी रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। अब
जो आर्टिकल 356 है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पावर प्रोवाइड करती है यूनियन को, तो ऑब्वियसली है जब पावर आता है तो उसके मिसयूज़ होने के भी खतरे होते हैं, और इसी खतरे को भांप लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसने कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आर्टिकल 356 को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला था उस टाइम पे, जब कि वहाँ पर मीटिंग्स में डिबेट किया जा रहा था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तब हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सट्रीम अथॉरिटी ग्रांट की जा रही है थ्रू आर्टिकल 356, वो चाहते थे कि वो डेड लेटर के रूप में ही हमारे संविधान में पड़ा रहे और उसका इस्तेमाल यूनियन गवर्नमेंट ओनली एज अ लास्ट रिसॉर्ट करे, नॉर्मली ना करे। डिस्पाइट दिस 38th अमेंडमेंट किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ में बनाया, डिस्पाइट दिस द फैक्ट that the 30th constitutional amendment law made it difficult for the president to be satisfied by the judicial review। 30th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई इंदिरा गांधी की सरकार, जिसने कहा कि अगर कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी हो लगाई जाती है, तो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू के पावर्स अवेलेबल हैं कोर्ट के पास, उससे सेटिस्फाई होने के लिए कोई उससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई ना हो पाए, इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया जुडिशरी को रिव्यू करने से। हालांकि बाद में जब मुरारजी देसाई जी की सरकार आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया और दोबारा से कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के पावर्स प्रोवाइड किए। तो मिसयूज़ बहुत हुआ हमारे देश में। 75 सालों में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल 100 से अधिक बार किया जा चुका है। ये जो पावर, एडिशनल पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस पावर का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है इन द नेम ऑफ इंटीग्रिटी, इन द नेम ऑफ यूनिटी और इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसका इस्तेमाल किया गया है। 1966 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी की जो डिस्पेंसेशन थी, जो उनकी सरकार थी, उन्होंने आज अब तक 39 टाइम्स उन्होंने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया और सरकारों को डिसमिस किया। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि सरकार तो डिसमिस किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नंबर्स और बिकॉज की पार्टी टूट गई वगैरह वगैरह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 27 बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया बाय यूजिंग आर्टिकल 356 और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लिया। और ज़्यादातर टाइम जो ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स इनको उन्होंने डिसमिस किया, वो ज़्यादातर अपोजिशन की पार्टीज़ की गवर्नमेंट थी, जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अभी तक हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत कैसे लगाया जा सकता है, उसके अप्रूवल के प्रोसेसेस क्या हैं। हमने ये भी देखा कि उसे रिवोक कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरीके से मिसयूज़ किया गया, 100 से ज़्यादा बार उसे इस्तेमाल में लाया गया 75 सालों के इतिहास में। और इंदिरा गांधी जी ने 11 साल 1966 से लेकर के 77 के बीच में 39 टाइम्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40% टाइम्स 356 के यूजेस को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया। तो ऑब्वियस है जब किसी चीज़ का मिसयूज़ होता है तो उसका क्रिटिसिज्म होना स्वाभाविक है। तो जो बेसिकली दो बहुत ही मेजर क्रिटिसिज्म है इस पर्टिकुलर लॉ के, इस पर्टिकुलर डिस्पेंसेशन के, प्रेसिडेंट रूल के, और वो क्या है कि ज़्यादातर टाइम जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने उस स्टेट पे लगाया जिस स्टेट में सरकार उनके अपोजिशन की है, उनके खुद की नहीं, खुद की पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर इसे लगाया गया। और कई बार अनजस्टिफाइड तरीक़ों से लगाया गया, जैसे कि किसी सरकार को मेजॉरिटी साबित करने का मौका ना देना। कोई सरकार अगर आपकी गिर गई है तो दूसरे अपोजिशन को ये मौका ना मिले कि वो गवर्नमेंट बना सके, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा करके असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया, वहाँ की कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया गया और यूनियन गवर्नमेंट ने इसे एक हथियार बना लिया टू गेन कंट्रोल ओवर दी पर्टिकुलर स्टेट। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसोड आर्टिकल 356 में के इस्तेमाल में जो आया वो आया 1989 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जनता दल की सरकार कर्नाटका में लेड बाय द चीफ मिनिस्टर SR बोमैया को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द स्टेट एंड दैट दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। उनको डिसमिस करने का जो रीज़न बताया गया वो ये था कि स्टेट को मिसमैनेज किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी मेजॉरिटी भी स्टेट लेजिस्लेचर में खो दी है, जबकि SR बोमैया को मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी मेजॉरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर में साबित कर सकें। और उनकी रिक्वेस्ट को उस टाइम के जो गवर्नर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया गया। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ हिज कैबिनेट सच अ डिसीजन वॉज सीन एज आर्बिट्री। अगर इस तरीके का डिसीजन कि हमने आपको मौका ही नहीं दिया, आप सरकार में हैं और हम आपको आपकी मेजॉरिटी प्रूव करने का ही मौका नहीं दे रहे हैं और आपकी कैबिनेट को डिसॉल्व कर दे रहे हैं, इस तरह के वन साइडेड डिसीजंस जो लिए गए, इसके खिलाफ SR बोमैया जी ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल तक ये केस चला। 1994 में 9 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने जो डिसीजन राजीव गांधी जी का था उसे आर्बिट्री माना और ये माना कि ये गलत डिसीजन था।
In order to stop such arbitrary use of the power granted by Article 356 in Indian Constitution, Supreme Court ordered the invalidation of such dismissals and established some fair conditions. उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं उसे इनवैलिडेट कर देना चाहिए और कुछ फेयर टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए जिसके बाद ही आर्टिकल 356 का इस्तेमाल होना चाहिए. तो क्या था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? इट टुक द मैटर ओवर 5 years टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन. 5 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत. 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि 9 जजेस की थी, उन्होंने एक लैंडमार्क रूलिंग दी और कहा कि ruling that in a sense ended the arbitrary removal of state governments under Article 356 by laying down constraint. उन्होंने कुछ constraints को lay down किया और कहा कि भैया इन constraints को ध्यान में रख करके ही कोई decision होना चाहिए to remove the state government. Arbitrary decisions central government को नहीं लेने चाहिए. ये 9 bench की constitutional bench ने कहा. और ये किसको कहा? ये उन्होंने कहा उस केस में जिसमें राजीव गांधी जी ने SR बोमैया की गवर्नमेंट को डिसमिस किया था. सो कंक्लूजन, बेसिकली आर्टिकल 356 एक सुपर पावर है जो कि यूनियन के पास है और उस सुपर पावर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. और सुप्रीम कोर्ट ने एपी के आंध्र प्रदेश कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई करते हुए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग आर्टिकल 356 एंड रिपीटेडली वायलेटिंग द बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल 356. While attempting to protect the interest of the country and the people, it has an impact on the nation's federal structure, thereby transforming it to a unitary one. ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आर्टिकल 356 के मिसयूज़ को बंद नहीं किया जाएगा तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो एक यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा और यूनियन के पास ही सारे पावर्स रह जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स खत्म हो जाएंगे. Although it has been often sought to justify suspending fundamental rights, we believe that they are the most fundamentals to the very existence of the population of democracy. Although जब कभी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंडिंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. इसलिए यूज ऑफ आर्टिकल 356 शुड बी डन जुडिशियसली बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ये हमारा कंक्लूजन है और हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में कोई भी यूनियन गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने से पहले ये इंश्योर ज़रूर कर ले कि ये डिसीजन आर्बिट्री ना हो, पॉलिटिकल विल की वजह से ना लिया जा रहा हो, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली रिक्वायर्ड डिसीजन हो तभी लिया जाए, अन्यथा नहीं लिया जाए. सो नाउ लेट अस मूव टू सम वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो कि हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में कई बार हमारे से पूछे जाते हैं या हम इन्हें इनकाउंटर करते हैं. तो लेट अस गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस. सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे मन में कि आर्टिकल 356 है क्या. तो जस्ट टू रिकैप यू, आर्टिकल 356 एक ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि यूनियन गवर्नमेंट को एक सुपर पावर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट. और वो ये पावर है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकती है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को वाया गवर्नर अपने कंट्रोल में ले सकती है बाय इम्पोजिंग आर्टिकल 356. Can Article 356 be challenged in the court? Yes, it can be challenged in the court. This is the beauty of India कि गवर्नमेंट डिसीजंस, प्रेसिडेंट रूल, इन सबको भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर. What is the maximum tenure until which state emergency can be imposed? जैसा कि हमने देखा 3 साल का मैक्सिमम टेन्योर होता है जिसमें इमरजेंसी लगाई जा सकती है. एक बार जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है और उसे हर बार 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. हाउएवर आफ्टर अमेंडमेंट 44 नाउ अगर कोई सरकार बियॉन्ड 1 year इसे आगे एक्सटेंड करना चाहती है तो वो तभी कर सकती है जब या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि जिस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी है वहाँ पर इस वक्त इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते. सो द मैक्सिमम टेन्योर इज 3 years. हाउ स्टेट इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड? वेरी सिंपल. जिस तरीके से प्रेसिडेंट गजट इशू करके स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं ठीक उसी तरीके से वो एक और गैजेट इशू करके स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं. उसके लिए उन्हें किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. When was the first time Article 356 was used? It was used in 1959 to dismiss the democratic elected government of Kerala Communist Party की गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था. हालांकि इससे पहले स्टेट ऑफ पटियाला में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जो कॉमनली जाना जाता है वो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का डिसमिसल इन 1959. Can Supreme Court overrule precedent rule? Yes, Supreme Court can overrule the precedent rule as it has got the power under Amendment 44 to do a judicial review of the fundamental principles. और अगर उन्हें लगता है तो वो precedent rule को overrule कर सकते हैं. What happens after precedent rule is imposed?
प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगता है तो क्या होता है, वहाँ पे इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है? ये कोई मिलिट्री कूप नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पहले की स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करती, अब वो स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करने की जगह वो रिपोर्ट करती है गवर्नर को। जो कैबिनेट होता है स्टेट का, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, असेंबली को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, और गवर्नर बिकम्स दी मेन अथॉरिटी इन द स्टेट, जो कि रिपोर्ट करते हैं यूनियन को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप आर्टिकल 356 वॉज यूज मैक्सिमम टाइम्स, एंड इट इज़ अ नो ब्रेनर आंसर, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने लगभग 40% ऑफ द टाइम्स जब इंडिया में 356 का यूनियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, उसका 40% टाइम इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में हुआ। इंदिरा गांधी जी ने 39 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगाया स्टेट्स में, और जिसमें वॉपिंग 27 टाइम्स तो उन्होंने मेजॉरिटी की अपोजिशन की गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया और उस स्टेट को यूनियन के कंट्रोल में लिया। तो ये तो थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विच आर कंसर्न्ड विद आर्टिकल 356. कमिंग अप नेक्स्ट विल बी अ वीडियो ऑन MCQs ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूपीएससी, स्टेट PCS और अदर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स, जनरल नॉलेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस, वी विल बी कमिंग वेरी वेरी सून, विल ट्राई टू बी देयर बिफोर 10th of this month, that is 10th of August 2024, and then we will certainly come out and will help you understand कि ये जो संविधान में आर्टिकल 356 है, इसका जो गलत इस्तेमाल किया गया, वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो गलत इस्तेमाल हुआ, वो कैसे हुआ, कौन सी गवर्नमेंट ने किस राज्य के ऊपर कब इसका इस्तेमाल किया, इसके बारे में जानकारी लेकर के हम बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Please keep liking us, keep subscribing us, and also keep sharing us, our videos with your friends, colleagues, so that we can spread awareness about our Indian Constitution and also help the government job aspirants to clear the exams. Thank you. नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी, PCS और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि होते हैं जॉब के लिए या फिर आगे के एजुकेशन के लिए, उनके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अंडर द टॉपिक प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम आपके पास लेकर के आए हैं 15 ऐसे सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की इनकी संभावनाएं हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो 15 सवाल कौन से हैं रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज सबसे पहला जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दी स्टेट। यानी जब प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं किसी भी स्टेट में, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, बिलो के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जिसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ध्यान रखिए, कॉन्सिक्वेंस नहीं है, नॉट द कॉन्सिक्वेंस। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़। इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे ऑप्शन 1 and 2 ओनली, ऑप्शन 2 and 3 ओनली, ऑप्शन 1 and 3 ओनली, ऑल द अबव। इनमें से कौन सा जो सही जवाब है वो हमें यहाँ पर बताना ज़रूरी है, हमें ये बताना है। रिमेंबर, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सवाल टेक्निकली पूछे जाते हैं और घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ पे नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, विच इज ऑप्शन 1 and 3 ओनली। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर ज़रूरी नहीं है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिसॉल्व करना आवश्यक नहीं है अंडर प्रेसिडेंट रूल। और दूसरा है जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़, क्योंकि लोकल बॉडीज़ का डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट रूल्स के लगने के बाद करना मैंडेटरी नहीं होता। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले कुछ सालों में पूछे भी गए हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स हैं उनमें से कौन से पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन को रखा गया है? पार्ट 18, पार्ट 17, पार्ट 16 या पार्ट 15? एंड द करेक्ट आंसर इज पार्ट 18। सो द इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो किस में कंटेन करते हैं? पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 कि कितने तरह की इमरजेंसीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं? 2, 3, 4 और 1। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 and 1, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 3। कौन से हैं वो 3 जिस इमरजेंसीज जो कि नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड आर्टिकल 356 विच इज स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, एंड देन आर्टिकल 360 विच इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन तरह की इमरजेंसीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें लगाने की परमिशन देता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज प्रोक्लेम्ड इन केस ऑफ। नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 352? जब देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो, जैसे अभी आपने देखा कि एक रिबेलियन हुआ बांग्लादेश में, ऐसे टाइम पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक्सटर्नल अग्रेशन, वार,
और ऑल दी अबव, इनमें से किस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल दी अबव, यानी अगर देश के अंदर आर्म्ड विद्रोह हो तब, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कोई अटैक कर दे, या देश किसी तरह के वॉर की सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी इन तीनों सिचुएशंस में लगाई जा सकती है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर? कौन से साल में फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए? ऑप्शंस आर 1975, 1971, 1965 and 1962, and the current option is the India-China War which happened in 1962. उससे पहले भी वॉर हुआ था 1947 में, बट उस टाइम पे इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी. 1962 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूजिंग आर्टिकल 352, एंड द रीजन वाज द एक्सटर्नल अग्रेशन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 356 को कौन इम्पोज कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Governor of a state, Vice President of India, or the President of India? And the correct option is President of India, based on the recommendation from the cabinet or from the central or from the state governor, or if he himself thinks that there is a requirement of an state emergency under any specific state, then 356 article can be imposed by the President of India. Moving on to question number 7. Initially, for how long a president rule can be imposed in the state? कितने समय तक के लिए शुरुआत में लगाया जा सकता है? Options are 6 months, 9 months, 12 months and 15 months, and the correct option is 6 months. हालांकि इमरजेंसी को 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, बट एट ए टाइम ओनली 6 months ही लगाया जा सकता है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 months. Moving on to question number 8. The President of India can issue a proclamation of national emergency under article 352. यानी जब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाते हैं, प्रोक्लेमेशन करते हैं, तो किसके बेस पे करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन हिज ओन डिस्क्रिशन, and the fourth option is when the decision of the union cabinet to issue such proclamation has been communicated to the president in writing. यानी 4 जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, तीसरा वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, और चौथा जब यूनियन कैबिनेट उन्हें रिटन में कम्युनिकेट करे इमरजेंसी लगाने के लिए. कौन सा ऑप्शन सही है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू इशू सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम in writing, then only president can issue the national emergency proclamation under article 352. Moving on to the next question. Which among the following amendment act made significant changes to the emergency provisions of the constitution? बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में किए गए, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज कौन से अमेंडमेंट में किया गया? एंड द ऑप्शन इज अमेंडमेंट 44, अमेंडमेंट फर्स्ट, अमेंडमेंट 24th और अमेंडमेंट 42nd. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ अमेंडमेंट 44, जिसमें जुडिशियल रिव्यू के पावर्स दिए गए वापस कोर्ट को, और साथ ही साथ जो नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई गई थी 1975 में, वजह दे करके लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, उसको उससे सीख लेते हुए ये कहा गया कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए, बल्कि एक रिटन कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट, एंड देन ओनली वो रिटन कंसेंट को जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाए तब ही नेशनल इमरजेंसी लग सकती है. कोई प्राइम मिनिस्टर वन साइडेड तरीके से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते. ये डिसीजन हुआ था अमेंडमेंट 44 में, और इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 10. फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में ये लगाया जा सकता है इंडिया में? आर्टिकल 354, आर्टिकल 365, आर्टिकल 367 एंड आर्टिकल 360. एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360, जिसके बेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. एंड द गुड पार्ट फॉर इंडिया इज कि सो फार इन द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, 75+ years ऑफ इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत अभी तक हमारे देश में नहीं आई, और हम भगवान से कामना करते हैं कि आगे भी इस तरह की इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत देश में ना पड़े. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ध्यान रखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान से सुनिए इसे. नो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड टू हिम इन राइटिंग दैट द प्रोक्लेमेशन शुड बी इशूड. यानी कोई भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया में नहीं लगाई जा सकती जब तक कि यूनियन मिनिस्टर, जो कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंड ना करे इन राइटिंग प्रेसिडेंट टू डू सो.
The President of India must issue a proclamation of revocation of emergency any time that the Lok Sabha passes a resolution disapproving the proclamation or its occurrence. यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन देना मैंडेटरी है और वो इमीडिएट देना पड़ेगा अगर लोकसभा ने या फिर राज्यसभा ने जो रेजोल्यूशन था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का उसे डिसअप्रूव कर दिया है या उसके कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? द आंसर इज ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू बोथ, नाइदर वन और टू। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। यानी जैसे ही अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो यूनियन कैबिनेट का हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का राइटिंग में लेटर पहुंचना ज़रूरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई है तो उसका अप्रूवल लोकसभा से होना ज़रूरी है और अगर वो अप्रूव नहीं होता तो प्रेसिडेंट को इमीडिएटली रिवोकेशन का एक प्रोक्लेमेशन डालना आवश्यक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। Now moving on to the next, which article of Indian Constitution contains emergency provision? बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार लोग जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ऑप्शंस आर आर्टिकल 350 टू आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 362, आर्टिकल 362 टू आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। Moving on to the question number 13, which article has the provision of financial emergency? Financial emergency कौन से आर्टिकल्स में लगाई जा सकती है? ऑप्शन इज 353, 355, 370 एंड 360 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360। Moving on to question number 14, when was the national emergency declared due to internal disturbance? आज तक देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को साइट करते हुए सिर्फ एक बार लगाई गई, और वो कब लगाई गई? 20th जून 1975, 25th जून 1975, 25th जून 1977 और 15th नवंबर 1975 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 25th जून 1975। 25th जून याद रखिए, इसे अभी अभी हमारे देश की जो करंट सरकार है, मोदी जी की जो डिस्पेंसेशन है, उन्होंने अभी अभी इस तारीख को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के नाम से डिक्लेयर किया है। तो ये याद रखिएगा 25 जून 1975, जिसे कि डार्केस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसे अब संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ 25 जून 1975 का ही वो दिन है जब इंदिरा गांधी जी के एडवाइस के बेस पर देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक चीज़ और याद रखिए कि इस ग्राउंड पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, उसी ग्राउंड को कैंसिल कर दिया गया, उस ग्राउंड को खत्म कर दिया गया इन दी 44th अमेंडमेंट बाय द गवर्नमेंट विच केम आफ्टर द इमरजेंसी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने। Now let's move to the 15th question, which prime minister used article 356 most time in the independent India? यानी देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन अ पर्टिकुलर स्टेट कह लीजिए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए किस प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त किया? द ऑप्शंस आर अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजीव गांधी जी या श्रीमती इंदिरा गांधी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने मोर देन 35 टाइम्स इसका इस्तेमाल किया और साथ ही साथ 27 टाइम्स तो उन्होंने इसका तब इस्तेमाल किया जब अपोजिशन की मेजॉरिटी गवर्नमेंट उस स्टेट में चल रही थी और उस गवर्नमेंट को उन्होंने आर्टिकल 356 के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व किया, बर्खास्त किया और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया। तो ये तो थे कुछ 15 सवाल जो कि कई बार यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनके जवाब। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये सवाल याद हो गए होंगे और आप इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इनका सही ढंग से जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस and all the best. Remember, please subscribe us if you have not subscribed so far and also recommend us to your fellow friends, colleagues जो कि इस तरह के जो important questions या इस तरह के concepts को समझ करके अपना general knowledge improve करना चाहते हैं या exams को clear करना चाहते हैं. Please recommend them our channel. Thank you very much friends. Thank you.